जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा नगर में ओबरा इंटर कॉलेज स्थित है, जो पिछले वर्षों से ही चर्चा में बना हुआ है। कुछ न कुछ वहाँ की समस्याएं आती हैं पर उसका निस्तार नहीं हो पाता, जिसको लेकर के आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के संयोजक श्री आनंद जी से। आनंद जी, बताइए कि वहाँ की इन दिनों कौन सी समस्या है जिसको लेकर के आप आंदोलित हैं? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है सर, वहाँ पे शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है। और शिक्षकों में ये देख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की बात की जाए तो हिंदी के, सोशोलॉजी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के, मैथ के और संगीत के इतने शिक्षक नहीं हैं जिनको अगर देखा जाए तो आर्ट साइंस में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कॉमर्स साइंस में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एकदम ना के बराबर उनकी घंटी पीरियड। और इसके अलावा जो और शिक्षक हैं मात्र 3 शिक्षक हैं, एक गेम टीचर हैं जो 3 शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं, बाकी प्राइमरी के हैं। प्राइमरी के शिक्षक इंटरमीडिएट वालों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये तो आप जानते होंगे कितना वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि सर ये सही है, क्योंकि ये मनमानी है। यह बात आ गई विद्यार्थियों और शिक्षकों की। स्वाभाविक है कि अन्य संसाधन तो चाहिए ही विद्यालय में, चाहे वह भवन हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, यह सब चीज़ तो चाहिए ही। पर इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विद्यार्थियों का होना और शिक्षक का होना। विद्यार्थी नहीं है तब शिक्षकों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, और शिक्षक नहीं है तो विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय हो जाता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। और काश ओबरा इंटर कॉलेज में कुछ इसी तरह से चल रहा है। गत वर्ष एडमिशन पर रोक लगी थी, बच्चों ने आंदोलन किया, प्रवेश फार्म मिला, एडमिशन हुआ। जिन जिन विषयों में शिक्षक नहीं थे उन अधिकांश विषयों पर संविदा पर टीचरों की तैनाती की गई। पढ़ाई लिखाई कुल मिलाकर के सामान्य पटल पर आ गई थी। इस बीच ओबरा इंटर कॉलेज के प्राइवेट का क्रम शुरू हुआ। DAV ने इसको लिया। आज बोर्ड पुता हुआ है ओबरा इंटर कॉलेज, जहाँ लिखा हुआ था, सब कुछ चल रहा है ओबरा इंटर कॉलेज के नाम पर। लेकिन ओबरा इंटर कॉलेज के नाम से न जाने क्या लोगों के मन में भाव है कि जो नाम लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया। अगर ओबरा इंटर कॉलेज नहीं है तो जो कुछ है उसका नाम लिखा होना चाहिए। अन्य विद्यालय का नाम इसलिए भी नहीं लिख पाएंगे कि उसकी मान्यता नहीं होगी। विविध प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ पर, और कुछ और बातें हैं विद्यार्थियों को लेकर के हमको बताइए। जब शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई लिखाई क्या स्थिति है, पाठ्यक्रम उनका कैसा चल रहा है, परीक्षा भी होने वाली है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर, जब आप समझ ही सकते हैं कि जिस विद्यालय में टीचर ही ना हो तो वहाँ पे क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या पढ़ाई होगी। मनमाना काम चल रहा है, पूरा मनमानी काम चल रहा है। और जहाँ तक ये पता चला है कि यूपी बोर्ड का ये शेड्यूल है, ये टाइम है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7:30 से 12:30 बजे तक विद्यालय चलते हैं। यहाँ पर विद्यालय को आप जैसा कि जान सकते हैं सितंबर चल रहा है, सितंबर 31 सितंबर तक विद्यालय जो है 12:30 बजे तक चलता है, लेकिन सितंबर में 1:30 बजे छुट्टी कर रहे हैं। अब यहीं पे देखिए मनमाना विद्यालय चला रहे हैं। और उसके बाद जो ठंडी में जो ठंडी का जो सीज़न होता है, 1 अक्टूबर से 2:30 बजे छुट्टी होती है। यूपी बोर्ड का जो टाइम शेड्यूल है 31 मार्च तक चलता है। देखिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो शेड्यूल होता है 8:50 से लेकर 2:50 तक। हम बता दूं कि यूपी बोर्ड विविध प्रकार के बोर्ड है, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसकी जो शेड्यूलिंग है वह 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक 7:30 बजे 12:30 बजे तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8:50 से लेकर के 2:50 तक यह शेड्यूलिंग है। और अपने स्तर से किस प्रकार से यह प्राइवेट मैनेजमेंट विद्यालयों की बोर्ड की चला रहे हैं जिनका टाइमिंग सही नहीं है, यह गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो विधि संगत जो निर्देश हैं उन्हें दिया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। और पिछले दिनों जो आपका आंदोलन प्रस्तावित था, विभिन्न समाचार पत्रों में भी सूचना आई थी कि 8 सितंबर से आप विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के धरना देंगे, तो 8 सितंबर का आंदोलन आपका क्यों स्थगित हो गया?
8 सितंबर को, जैसा कि सर हम लोगों ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि हम 8 सितंबर को धरने पर बैठेंगे, और 7 सितंबर को एसडीएम थाने से सर का फ़ोन आता है और कहते हैं कि परमिशन ले लो। 7 सितंबर को सभी जानते हैं खुला नहीं था तहसील, तो हम कहाँ से परमिशन ले पाते। फिर हम 8 सितंबर को जब सुबह धरने के लिए एकत्रित होते हैं तो उस समय भी पुलिस आ जाती है। फिर वो ये भी बात होती है कि परमिशन ले लीजिए वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो हम कहे कि सर ठीक है। जब हम रिपोर्ट एसडीएम साहब से कहते हैं कि सर परमिशन दे दीजिए, तो वो रिपोर्ट थाने पर भेजते हैं कि आप क्या मतलब कि शासन प्रशासन का, तो रिपोर्ट का जवाब जो है थाने से आता ही नहीं। हम रिपोर्ट लेकर के गए तो वहाँ से रिपोर्ट आया ही नहीं। फिर उसके बाद डेट बीत गया। जब डेट निकल गया तो ये हुआ कि आप दोबारा ज्ञापन दीजिए। दोबारा ज्ञापन हमने 18 तारीख का दिया, और 18 तारीख का जब डेट दिया तो उसमें 9 तारीख को, यहाँ सोचिए 9 तारीख को हम परमिशन मांगने के लिए गए थे। 9 तारीख को हम उनको 18 तारीख का परमिशन मांगने गए थे और 9 को ही लेटर दे दिए, लेकिन वहाँ से लेटर वापस आया ही नहीं थाने से। इतना बड़ा। और एक प्रकार से ये भी देखा जा सकता है कि लोकतंत्र में अगर हम अपनी बात नहीं उठा सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, शांति पूर्वक उठा रहे थे, अगर आप इसमें भी अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अगर आज हम सड़क पे उतर रहे हैं तो उसमें भी एक कोई बड़ी बात है। जैसे कि अगर अपने अधिकार के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मौखिक रूप में, चाहे हम लिखित दें, चाहे वो मौखिक रूप में हम जाकर के सड़क पे बोले, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको आप कैसे छीन सकते हैं। और आप परमिशन की बात, जब 18 तारीख को फिर हम जब परमिशन की बात करते हैं तो फिर थाने से फ़ोन आता है कि आप परमिशन लिए हैं। सर पहले रिपोर्ट तो भेजिए, तो रिपोर्ट भी नहीं आई। फिर उसके बाद यहाँ से ये कहा जाता है कि आपको इसमें क्या लाभ है। अरे हम कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं लाभ है, यहाँ पे जितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कल को मुफ्त शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम भी रहेंगे, हमारे भाई रहेंगे जो आने वाले समय में वो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो पूरे नगरवासियों को इससे लाभ मिलेगा, केवल अकेले हमें थोड़ी मिलेगा। और इस लड़ाई में जहाँ तक है ओबरा इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का समर्थन बहुत ही उच्च स्तरीय का रहा है, और हम लोग जहाँ तक रहेगा अभी शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है हार मान गए हैं। आप हमें जहाँ जहाँ से तोड़ेंगे हम और जुड़ते जाएंगे, हमारे मनोबल और बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी को कमज़ोर को उतना ही दबाइए जहाँ तक वो सह सके। अब जब स्थिति पार हो जाती है तो फिर यही होगा कि भाई हम भी तो एसडीएम साहब से बात किए और डीएम साहब से भी बात करने वाले हैं, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अफसर से बात करेंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे, और जैसा होगा फिर आने वाले समय में आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी, जानकारी भी मिलती रहेगी नगरवासियों को उसी हिसाब से। लेकिन आखिर हम जाएँ तो जाए कहाँ। अगर हम टाइम शेड्यूल की बात करें, प्रैक्टिकल विद्यालय में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, हर विद्यालय में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इस विद्यालय में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। इस विद्यालय में जब गेम की बात आती है तो गेम के लिए कहा जाता है बच्चों को कि तुम अपना पैसा लगाओ और तुम खुद जाओ। बताइए, जिस विद्यालय में जो विद्यालय पूरी मैनेजमेंट देख रहे हैं वो विद्यार्थियों को कह रहे हैं आप अपना पैसा लगाइए, आप जहाँ, तो आप नाम तो अपने विद्यालय के लेंगे अगर वो विजेता बन के आएगा कि हमारे विद्यालय का विद्यार्थी था विजेता बन के आया, लेकिन अगर आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे और कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे तो विद्यार्थी कहाँ तक आगे जाएगा। इस विद्यालय में ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20 रुपया महीना देने में वो असमर्थ हैं। उस विद्यार्थी को आप कहते हैं 500 रुपये 1000 रुपये लगा करके तुम गेम खेलने जाओ, तो वो कहाँ से कर पाएगा। इस विद्यालय में एक प्रकार से कहा जाए तो नियम कानून अनुशासन के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है विद्यार्थियों के साथ में। और यहाँ के एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक भी चुप बैठे हैं। हम कह रहे हैं आप भी आवाज़ उठाइए, अपने लिए नहीं तो विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन नहीं, समाज शिक्षक सभी यहाँ की चुप है। और जब हम अकेले आवाज़ उठा रहे हैं तो आज हम अकेले भले पड़ गए हैं, लेकिन आने वाले समय पर हो सकता हो कि लोग मेरे साथ अच्छे खासे लोग आए, हो सकता हो मेरे साथ अच्छे खासे लोग जुड़े, और ये लड़ाई यहीं तक थोड़ी रुक रही है। आज हम अपनी लड़ाई को स्थगित किए हैं तो इसको ख़त्म नहीं किए हैं, अभी भी शांतिपूर्वक लड़ाई होती रहेगी। और एक प्रकार से ये विचारधारा की लड़ाई है कि आज अगर गरीबों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान चला श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जब तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर विद्यार्थी, हर एक लड़के को, गरीब हो अमीर हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए।
जब हमारी गवर्नमेंट ही इस पे इतना बढ़ के काम कर रही है, बढ़ चढ़ के, तो आप और हम कौन होते हैं या फिर कोई भी प्रबंधक कौन होता है विद्यार्थियों को पढ़ने से रोक सकेगा। विद्यार्थियों को अगर पढ़ने की दिली इच्छा रहेगी, जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। हाँ, ये भी होता है कि जिस विद्यालय में टॉपर होते हैं उस विद्यालय में फेलियर भी होते हैं, वहाँ की कुछ कमियाँ होती हैं, वहाँ की कुछ खूबियाँ होती हैं, लेकिन ये ना दिखा करके कि विद्यालय में केवल नकारा आवारा बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय में टॉपर भी बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय में बहुत ही अच्छे अच्छे नामियर विद्यार्थी पढ़ते हैं जो कि इस विद्यालय में स्टेट में नाम लाने का रुतबा रखते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई कराएंगे ही नहीं, शिक्षा स्तर को गिरा देंगे, तो क्या नाम कमाएंगे और किस हिसाब से वो परीक्षा देंगे। सामान्य सी बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ बात की जाती है एक विधान की, एक संविधान की, एक नियम की, एक टैक्स की। तो शिक्षा सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा हो एक समान, इस तरह की बात की जानी चाहिए। और एक तो सीधी सी बात यह है कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान की बात आपने किया, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राजकीय विद्यालयों की बात की जाती है जहाँ पर कम पैसे में विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं। दुर्भाग्य है कि ओबरा में कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं जिसमें बालक और बालिका दोनों पढ़ सकें। बालिका जरूर है, आसपास के क्षेत्रों में भी नहीं है। आखिर ये जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, वे कहाँ जाके पढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। अगर आप डीएवी देते हैं, किसी और को देते हैं, विद्यालय चलाए, फीस स्वाभाविक है, प्राइवेट मैनेजमेंट सामान्य फीस नहीं लेता, सामान्य परिवार का बच्चा या उसका अभिभावक फीस नहीं दे सकता। लेकिन उन बच्चों का कौन सा अपराध है जो गरीबों के घर में पैदा हो गए? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर किसी के माँ बाप गरीब हैं तो उस बच्चे का कौन सा अपराध है जिसको शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आनंद जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने इस बात को शांतिपूर्वक तरीके से, विधि संगत तरीके से, नियम पूर्वक अपनी बात को उठाते रहें, उचित मंचों पर उठाते रहें, और आंदोलन के दौरान ऐसी कोई बात न हो जिससे कहा जाए कि आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कानून सम्मत ही काम करना है, और ज़रूरतमंदों की जो लड़ाई है उसको हम आपसे निवेदन करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, उचित मंच पर, उचित समय पर जरूर उठाते रहें। आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।